एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान से हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट्स होते क्या हैं, उससे ही पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और हर एक गुड की जो मेजरिंग यूनिट है वो अलग होती है। राइट, मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करती हूँ वीट की, गेहूँ की, तो वीट को आप मेजर करते हो टन्स में। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ मिल्क की, तो मिल्क को हम मेजर करते हैं लीटर्स में। ओके, मैं बात करती हूँ आलू की, आलू टमाटर, तो इनको मेजर करते हैं केजीस में। अगर मैं रजिस्टर्स लेके आई हूँ या बुक्स लेके आई हूँ, तो मैं उसको नंबर के फॉर्म में लिख दूंगी कि 10 बुक्स। राइट, तो इतने सारे कमोडिटीज़ एक इकोनॉमी में होते हैं और हर एक गुड की जो मेजरिंग यूनिट है वो अलग है। तो अगर मुझे अपनी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, या मुझे ये देखना है कि हमारे देश में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो अगर इतने सारे गुड्स जिनकी जो मेजरिंग यूनिट है वो अलग है, तो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा कैलकुलेट करना। ठीक है, कि कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत कन्फ्यूजन भी होगी। तो इसीलिए अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है या फिर कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इन सभी गुड्स को एक कॉमन यूनिट में मेजर करना होता है। और वो कॉमन यूनिट कौन सी है? वो कॉमन यूनिट है मनी। ठीक है, सब कुछ आप मनी की टर्म्स में, रुपीज़ की टर्म में मेजर करोगे, तब जाके नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीज़ है कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनको हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, फिर हम अपनी इकोनॉमी में जितनी भी नेशनल इनकम है या कितना प्रोडक्शन हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीगेट्स की। तो यार एग्रीगेट्स बोल लो या फिर आप बोल सकते हो वेरिएंट्स। ठीक है, एग्रीगेट्स या फिर वेरिएंट्स होते क्या हैं? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल कैसे होगा अभी बताती हूँ, बट एक चीज़ को समझो कि हमारे पास नेशनल इनकम में टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, जिनको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कैसे एग्रीगेट्स बनते हैं। वो सब अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यार मैंने आप लोगों को बोला कि एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अब एक एग्रीगेट जो होता है ना, वो इन 4 चीज़ों को मिला के बनता है। कैसे बनता है देखो, 4 चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रहा फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इन चारों को मिला के आपके पास एक एग्रीगेट बन जाता है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट प्लेस की बात करूं, तो फर्स्ट प्लेस में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, या तो ग्रॉस आएगा या फिर नेट आएगा। ठीक है, अभी इनके मीनिंग डिस्कस करेंगे, बट आपको पहले समझना है कि जो फर्स्ट प्लेस है उसमें या तो ग्रॉस आएगा या फिर नेट आएगा। फिर जो सेकंड प्लेस है उसमें या तो डोमेस्टिक लिखेंगे या फिर नेशनल लिखेंगे। ठीक है, थर्ड प्लेस फिक्स रहती है, प्रोडक्ट रहता है यहाँ पे हमेशा। और जो फोर्थ प्लेस है उसमें या तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट आएगा या फिर मार्केट प्राइस आएगा। फैक्टर कॉस्ट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FC, और मार्केट प्राइस को हम शॉर्ट में बोलते हैं MP। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस तरह से हमारा काम चलता है कि एग्रीगेट इस तरह से बनता है। ठीक है, अब ग्रॉस क्या है, नेट क्या होता है, डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ऑल्दो हम लोगों ने ये सभी चीज़ें सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, बट हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले देखो हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सभी एग्रीगेट्स लिखूँ, एग्रीगेट्स, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो टोटल 8 एग्रीगेट्स हम लोग बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहले अगर मैं ग्रॉस से स्टार्ट करूं, तो ग्रॉस को हम लोग लिखेंगे G। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, सभी प्लेसेस का फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो मैंने ग्रॉस ले लिया, उसके बाद डोमेस्टिक का D लेंगे, देन प्रोडक्ट का हम लोग P, जो कि फिक्स है सभी में, तो यहाँ पे आएगा P। एंड मैं सबसे पहले ले रही हूँ फैक्टर कॉस्ट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FC। ठीक है, GDP एट FC, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया आपके पास सबसे पहला एग्रीगेट। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड एग्रीगेट बनाऊंगी। मैं ग्रॉस को कॉमन रखती हूँ, तो G कॉमन आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट में डोमेस्टिक हमने ऑलरेडी ले लिया, अब मैं लूँगी नेशनल, यानी कि NP आपका कॉमन ही है, फिक्स रहेगा। और उसके बाद हम लोगों ने इसको ले लिया है फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसी तरह से आगे करेंगे हम लोग GDP एट MP।
ठीक है, मैंने इस बार क्या करा है, मार्केट प्राइस पे लिया है। उसके बाद GNP एट MP, ठीक है, ये सारे हो गए आपके पास ग्रॉस फिगर्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट में क्या बनेगा, NDP एट MP, NNP एट MP। उसके बाद फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट की अगर मैं चलूं तो NDP एट FC एंड NNP एट FC। ये सब हो गए हमारी नेट फिगर्स। ठीक है, इस तरह से एग्रीगेट्स बनते हैं। तो टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। अभी इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, बट इसमें आपको यही चीज़ समझनी है कि ये सारे हमारे पास एग्रीगेट्स हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब देखते हैं कि इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है, उनको एक बार क्लियर करते हैं और बस अच्छे से समझते हैं। आ जाओ, चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रॉस एंड नेट की। ठीक है, कि ग्रॉस वैल्यू क्या है और नेट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो ग्रॉस का मतलब है कि आपने कोई भी सामान या कोई भी गुड किस वैल्यू पे खरीदा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो होती है ग्रॉस वैल्यू, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। मतलब कि मान लो हम लोगों ने एक गाड़ी परचेज करी 10 लाख की, तो 10 लाख क्या है, उसकी ग्रॉस वैल्यू है। बट जब आप उस गाड़ी को यूज़ करोगे उसकी वैल्यू कम होगी टाइम के साथ। जब आप उसे आज से 5-7 साल बाद बेचोगे तो आपको 10 लाख तो नहीं मिलेंगे, मान लो 3 लाख मिल रहे हैं बेचने पे। तो वो जो डिफरेंस रहा ग्रॉस वैल्यू के बीच में और जिस पे आप बेच रहे हो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं नेट वैल्यू। ठीक है, आपने एसेट को कितने में परचेज करा, दैट इज दी ग्रॉस वैल्यू, और डेप्रिसिएशन के बाद जो बचती है वैल्यू वो होती है नेट वैल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और मुझे नेट पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में नेट वैल्यू गिवन है और मुझे ग्रॉस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। सिंपल चीज़। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट वैल्यू आएगी, और अगर मैं नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। ये फंडा है। ठीक है, ग्रॉस मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या है और नेट वैल्यू मतलब कि डेप्रिसिएशन के बाद क्या वैल्यू बची। ठीक है, तो ये है हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस एंड नेट का काम। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपके पास डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, डोमेस्टिक का मतलब होता है यार, डोमेस्टिक आया है डोमेस्टिक टेरिटरी से। ठीक है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में समझा था, एक पॉलिटिकल फ्रंटियर किसी भी कंट्री का, या फिर एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें लोग, जितना भी मनी है, जितने भी गुड्स हैं वो बहुत फ्रीली सर्कुलेट हो पा रहा है, वो होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है, या डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी इनकम बनी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, या फिर नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम का मतलब होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, कि आपने डोमेस्टिक इनकम तो ले ही रहे हो, बट आपने अगर बाहर किसी और कंट्री में जाके काम किया और वहाँ से कुछ इनकम बनाई, उसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास आती है नेशनल वैल्यू, नेशनल इनकम। ठीक है, समझो, देखो, अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग इसमें NFIA ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर मुझे क्वेश्चन नेशनल गिवन है, मुझे डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से NFIA माइनस कर देंगे। ठीक है, अब NFIA क्या है, NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि हमारी कंट्री के रेजिडेंट अगर किसी और कंट्री में जाके इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और अगर बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके काम कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो एक्चुअल में आपके पास नेट कितनी इनकम हुई वो कैसे आएगी, जितना हमने अर्न करा और जितना पे कर दिया उसका डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपकी नेट वैल्यू क्या होती है।
ठीक है। तो डोमेस्टिक क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी इनकम हुई, और नेशनल क्या है जब मैं उसमें NFIA ऐड कर दूँ, ठीक है, मैंने नेट बाहर से अब्रॉड से कितना अर्न करा, तो अगर मैं उसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नेशनल आ जाएगा। और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम NFIA को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी अपने सेकेंड चैप्टर में समझा था, ठीक है। तो ये हो जाता है डोमेस्टिक एंड नेशनल का काम, ठीक। इसके बाद थर्ड जो हमारा एग्रीगेट का कंपोनेंट है वो होता है प्रोडक्ट, यानी कि P। तो P का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लास्ट आता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, मुझे मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें NIT को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम इसमें से NIT को माइनस कर देते हैं, ठीक है। NIT क्या होता है यार, NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आपको गुड्स और सर्विसेज पे कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट के लिए इनकम है, ठीक है। और सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको कुछ छूट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कि आपको जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, उससे कम पे सामान मिल रहा है, ठीक है। कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हम लोग बर्गर खाने गए, ठीक है, और बर्गर को बनाने का जो कॉस्ट आया, मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है या फिर ओवरहेड्स का जो कॉस्ट है, तो बर्गर को जो बनाने में कॉस्ट आया, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने में कितना खर्चा आया। तो मान लो बर्गर बनाने में खर्चा आया आपका 200 रुपये का, ठीक है, और उस पर हमें टैक्स पे करना है मान लो 20 रुपीज़ का, ठीक है। टैक्स पे कितना करना है हमें, 20 रुपये का, और आपको गवर्नमेंट ने उस पर कुछ सब्सिडी दे रखी है, ठीक है। तो सब्सिडी हमें मान लो दे रखी है 10 रुपये की, तो वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा आपके पास 210, ठीक है, 210। ये जो 210 है ये क्या है, ये होती है मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, सामान को बनाने में कितना खर्चा आया, वो होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और मार्केट प्राइस मतलब कि एक्चुअल में वो सामान मार्केट में कितने पे बेच रहे हो, दैट इज़ मार्केट प्राइस, ठीक है। उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे, तो आपके पास आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम NIT को ऐड करते हैं, और अगर मुझे मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम NIT माइनस कर देते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ है कि ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल में कैसे करना है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड होगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फैक्टर कॉस्ट अगर आपको दिया हुआ है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो उसमें हम लोग NIT को ऐड करते हैं। NIT इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, NIT को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, आपको इसी से एग्रीगेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि हमें एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसको समझते हैं। देखो, अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में GDP एट MP गिवन है, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है GDP एट MP और कैलकुलेट करना है NNP एट FC, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब आप करोगे कैसे कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है हम उसको रखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे NNP एट FC, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ मैं, NNP एट FC, और जो आपको गिवन है उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे GDP एट MP, ठीक है। अब करना कैसे है समझते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में ग्रॉस गिवन है, ठीक है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हमने देखा अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं डेप्रीसिएशन माइनस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक से अगर मुझे
नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर जाना है तो क्या करेंगे, हम NFIA को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर मुझे MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम NIT को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, NNP at FC, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको क्वेश्चन में GNP at FC दिया हुआ है, तो जो गिवन है उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे, GNP at FC दिया हुआ है, और हमें मान लो कैलकुलेट करना है NDP at MP, ठीक है। GNP at FC गिवन है, हमें NDP at MP निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करोगे यार, ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे नेट से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, N क्या है नेशनल, D क्या है डोमेस्टिक, तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम NFIA लेस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करोगे, NIT ऐड कर दोगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम NIT को ऐड करेंगे। इस तरह से कैलकुलेट होते हैं सभी एग्रीगेट्स, और आपको क्वेश्चंस में भी बस यही करना होता है, एक एग्रीगेट आपको गिवन होगा, कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, और हम इसी तरह से प्लस माइनस करके बाकी एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ओके। तो बस इतनी सी चीज़ थी इस चैप्टर में जो कि हम लोगों ने समझी, और बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम लोग एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपनी नेशनल इनकम यूनिट का स्टार्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें आप वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब हम लोग सीखेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।